तुम्हारी समस्याओं का समाधान। कौन बनेगा एमएलए? तुम्हारा वोट, तुम्हारा फैसला। सही चुनाव करो, सही भविष्य बनाओ। You are watching FNI News। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। कौन बनेगा एमएलए के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ ऐसी ही सोच, कुछ ऐसा ही सुदृढ़ भावना रखने वाले एक शख्सियत आज हमारे साथ हैं, जो वजीरपुर विधानसभा से 4 बार निगम पार्षद रह चुके हैं, 1 बार विधायक रह चुके हैं। इनका परिचय देने से पहले मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि ये एक दूरदर्शी हैं, दृढ़ संकल्प हैं, वाक्पटुता के माहिर हैं और बहुत सहनशील हैं। तो चलिए और भूमिका ना बांधते हुए उनसे आपका परिचय कराता हूँ। ये है हमारे आदरणीय पूर्व विधायक श्री महेंद्र नागपाल जी। नागपाल साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल कि भाई इस बार बहुत जल्दी हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, बीजेपी, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने जल्दी डिक्लेयर कर दिया तो बीजेपी भी अब बहुत जल्दी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी, तो इसका क्या नफा नुकसान होता है? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है। कोई ये नहीं कि चुनाव आ गया तो उस समय हम तैयार होंगे। और हमारी पार्टी के अंदर एक प्रोसीजर है। मंडल से पूछा जाता है, जिले से पूछा जाता है, प्रदेश से पूछा जाता है, यहाँ के की वोटर से पता किया जाता है, रायशुमारी होती है। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट बोर्ड है उसके अंदर वो डिसीजन होता है। इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन हम अपने अपने क्षेत्रों के अंदर काम में लगे हुए हैं। आज भी हमारी नुक्कड़ बैठक है, तो मुझे लगता है कि ये सेशन खत्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाएंगे। किन पहलुओं को लेकर, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से क्या देखती है बेसिकली पार्टी, क्या किस आधार पर चयन करती है किसी व्यक्ति का? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब पार्टी के अंदर काम करता है तो उसकी सक्रियता सबसे पहले होती है, उसका एक्टिव मेंबर देखना, उसने कितनी समय से पार्टी के अंदर काम कर रहा है, उसने कितना स्ट्रगल किया है और कितनी जिम्मेवारियां उसने संभाली हैं, और उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है। इन सब चीज़ों को पार्टी बड़े स्तर पर देखती है। फिर हमारा आरएसएस एक विंग है, वो आरएसएस भी इस सारे चीज़ पे नज़र रखता है कि कौन कितना काम करता है और कितनी उसकी क्षेत्र के अंदर पकड़ है। इस प्रकार का चयन हमारी पार्टी के अंदर होता है। आपने लगभग 4 दशकों पहले राजनीतिक शुरुआत की थी, तो आप इन 4 दशकों में राजनीति में इस विधानसभा की बात कहूँ तो क्या बदलाव आपने ऑब्जर्व किया है? देखिए, ऐसा है, मुझे जब जब मौका मिला है, दुर्भाग्य हमारा ये है कि पिछले 26 साल से हमारी सरकार नहीं है। 5 साल के लिए खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित और 10-11 साल से केजरीवाल की सरकार है। और अपने पास जो जिम्मेवारी थी निगम पार्षद की, उधर पार्टी ने मेरे को कई चीज़ों से सम्मानित किया। मैं एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा 2 बार, वर्ष कमेटी का चेयरमैन रहा, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और नेता सदन भी रहा। और उसके बाद पार्टी ने मेरे को विधानसभा का टिकट दिया और अच्छे वोटों से मैं उस समय जीत पाया। मेरे सामने महाभारत के प्रवीण कुमार जो थे वो चुनाव लड़े। तो पार्टी उस समय नई आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन उनका एक करिश्मा उस समय जादू चल रहा था। तो तभी क्या है कि उनकी लगातार एक बार 62 सीटें, एक बार 67 सीट आई। तो ये अपने आप में जब एक लहर चलती है तो कोई भी चुनाव लड़ रहा होता है उसके अंदर उसका बचना, शायद उसका मैं भी शिकार हो गया। जब आप विधानसभा जीते थे तो आपके दिमाग में होगा कि यार इस बार मैं पहली बार एमएलए बना हूं तो मैं ये काम करूंगा, तो वो टेन्योर कितने टाइम तक आप विधायक रह पाए और क्या दिमाग में कुछ उस समय चल रहा था कि मेरे को ये करना है, ये मेरी प्राथमिकता है? देखिए, 49 दिन की सरकार थी, लेकिन मुझे 1.25 साल काम करने का मौका मिला। 2013 में हम चुने गए और 2015 के अंदर अगला चुनाव हुआ। उस समय तक हम अपने फंड को खर्च कर सकते थे और जो कैरी फॉरवर्ड फंड था पिछले एमएलए का वो भी मैंने यूटिलाइज किया। और एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल की सड़कें थी जिसमें जाना बड़ा मुश्किल था। ये शालीमार से जो अशोक विहार का अंडर ब्रिज बना हुआ है वहाँ की हालत बड़ी ख़राब थी, उसका सारा मैंने सौंदर्यीकरण किया। और वैसे तो जब मैं एमसीडी के अंदर था, ये वजीरपुर गांव का कम्युनिटी सेंटर है, इसके ऊपर ऑडिटोरियम बना हुआ है,
वो ऑडिटोरियम बनाया। केशवपुरम के अंदर आप पता करेंगे तो वहाँ पे रानी झांसी स्टेडियम है, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाया। महिलाओं के लिए जिम अलग, पुरुषों के लिए अलग जिम, स्विमिंग पूल की वहाँ पे मैंने नवीनीकरण किया। इसी तरह से A1 कम्युनिटी सेंटर साहब सिंह वर्मा के नाम से जो है उसको भी किया। और ये जो केशवपुरम का जोन बना है इस समय, ये भी मेरे टेनोर के अंदर पहले स्कूल था, इसको बिल्डिंग के अंदर हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि जब 3 कॉर्पोरेशन बन गई और जोन बढ़ने थे तो उसमें केशवपुरम जोन को भी उसी समय इस जहाँ पे शिफ्ट किया गया। राजेश गुप्ता जो है ना वो बड़ी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि मैं 2 टर्म से जीतता आ रहा हूँ, इस बार भी मैं ही बाजी मारूंगा। अब क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा उसको, आम आदमी पार्टी को इस बार चित करने के लिए? देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। अगर उनसे अकेले में बात करोगे तो वो बताएंगे कि हमारी पहले से ज़्यादा हालत पतली हो चुकी है, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे इस प्रकार का। क्योंकि ये वाला जो पीरियड बीता है, आप बताइए मुझे एक ऐसा काम बता दें उसका जो उन्होंने काम किया हो। 2 साल कोविड टाइम के दौरान फिर उसका इनके सारे नेता जेल के अंदर जाते गए, शराब घोटाला किया, जल घोटाला किया, कोई भी ऐसा काम नहीं जिस पे नहीं किया। फिर इनका जो मोदी जी तो उस समय कोविड से बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन की तैयारी कर रहे थे, पीपी किट की तैयारी कर रहे थे, सैनिटाइजर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसने तो उस समय हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास तो जो लेके आनी है ऑक्सीजन, उसके लिए भी हमारे पास जो है ट्रक नहीं है। आप इस प्रकार की बात करना, और जो मजदूर जा रहे थे उनके लिए कुछ ना करना। हम तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रहे थे। सेवा भारती ने अनेकों काम किया, हमारे संघ के कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पे ये सेवा का कार्य करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति शराब घोटाले के अंदर कमीशन को 12% कैसे किया जाए, 1 के साथ 2 कैसे दी जाए, इस सोच के साथ चल रहा था। इसको कोई मतलब नहीं था कि गुरुद्वारे के पास शराब की दुकान खोलनी है, स्कूल के पास खोलनी है। तो महिलाओं के लिए पिंक जो है बनाने की योजना थी, ये तो भाजपा ने संघर्ष किया। और उसका दूसरा ध्यान ये था कि मेरा शीश महल बहुत अच्छा बन जाए, जिसके ऊपर इन्होंने 90 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। अब उस शीश महल को अगर आप देखो, अगर ये जहाँ झुग्गियाँ हैं वहाँ पे अगर मकान बना देते तो आज ये वाली बात ना होती। यहाँ पे पानी को साफ पानी बनाने के लिए कुछ सोच बनाते। गंदा पानी है, हर आदमी पानी खरीद के पी रहा है। जो कोठी में रहता है उसे भी अपने यहाँ पे RO वाटर लगाना पड़ रहा है। और अगर आप झुग्गी में चले जाओ तो बेचारा 25 रुपये की 30 रुपये की बोतल खरीद रहा है, 3 बोतल रोज खरीदता है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, राशन कार्ड बन नहीं रहे, पेंशन किसी को मिल नहीं रही है, हर समय झूठे वादे करते हैं। अब नया खेल खेला है कि मैं 21 रुपये महिलाओं को दूंगा। भाई तुमने देना दे देते, अभी 10 साल तक तुमने राज किया है, वो तो तुमने दिया नहीं, अब झांसे दे रहे हो, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और कभी कुछ इस प्रकार की बातें करना इस आदमी का पहचान। आज इसने नया एक और खेल खेला। हम कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना लागू हो, वो तो नहीं की, लेकिन मैं 60 साल के लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी शुरू कर रहा हूँ, उनका इलाज मैं फ्री करूंगा। जब मोदी जी करा रहे हैं, पूरे देश भर में ये चल रही है, तुमने अब तक दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया? 5 लाख रुपए एक गरीब आदमी का इलाज हर साल के अंदर, भगवान अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, कितना बड़ा काम होता। इसके बारे में इस व्यक्ति ने कोई नहीं सोचा। इसको सिर्फ ऐशो आराम से मतलब है। जेल में अगर तुम बंद हो गए थे, आज भी तो तुमने इस्तीफा दिया है, उस समय इस्तीफा दे देते तो कोई काम तो होता रहता। 170 दिन तक तुम अंदर रहे और तुमने आके यहाँ कहा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तुम दफ्तर में भी नहीं जा सकते, सचिवालय में, और कोई भी ऐसी फाइल साइन नहीं करते। तब जाके मजबूरी के अंदर अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल आएगा फिर मुख्यमंत्री बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया तुम कुछ भी नहीं बन सकते फिलहाल। क्योंकि इस प्रकार की झूठी बातें करना, लोगों को गुमराह करना, मैंने इस पार्टी के अंदर जिस प्रकार के जिस हद तक ये नीचे जा सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर जनता इन्हें माफ नहीं करने वाली। हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, अन्य राज्यों का चुनाव हो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लेती है, लेकिन दिल्ली में आके मामला पस्त हो जाता है। अभी नगर निगम का जो हाल फिलहाल चुनाव हुआ था उसमें भी बड़े आश्वस्त थी बीजेपी के, हम जीत दर्ज करेंगे। तो अब हम कैसे माने कि बीजेपी इस बार इसकी जादूगरी जो है, जो ये आंकड़ों की जादूगरी करता है या रेवड़ी बांटने की जो जादूगरी पब्लिक फंस जाती है, तो उसका तोड़ बीजेपी के पास क्या रहेगा? देखिए, कोई भी हीरो होता है, उसकी फिल्म जरूरी है कि अगली भी चलेगी। और उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ा, 90 सीट है, 89 पे इनकी जमानत जब्त हुई है, कुछ नहीं बोल रहे। गोवा में गए, गोवा में मुक्की खा के आ गए। जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़े हैं, इन्होंने किया क्या है, यहाँ दिल्ली का पैसा उठा के बाहर खर्च कर दिया। और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के चक्कर में कि मैं आगे प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लग गए।
इस प्रकार की जब सोच बनाता है तो उसका जवाब जनता ने दे दिया थोड़े दिन पहले। 7 लोकसभा सीट के अंदर जिस तरह से ये हारे हैं, ये 52 सीटों पे हारे हैं, 18 पे केवल जीते हैं। तो ये इसका हरियाणा से हार हुई है। अब हमारी महाराष्ट्र के अंदर जो लोगों से छोटी सी गलती हो गई कि 240 सीटें दे के हमने मोदी सरकार को कमज़ोर कर दिया। अब उन्होंने जागे हैं ना, हरियाणा वाले भी जागे हैं, महाराष्ट्र वाले भी जागे हैं। 133 सीटों पे बीजेपी जीती है, जो जिंदगी में सोच नहीं सकते थे। तो ऐसा है कि लोग बड़े समझदार हैं, आने वाले वक्त में चूकते नहीं हैं। और यही बात दिल्ली के अंदर होने वाली है। आप लिख लीजिए कि ये इस बार अपनी जान बचानी इनकी मुश्किल पड़ जाएगी, जमानत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। इस तरह की स्थिति इनके अंदर पैदा हो गई है। आज जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ जनता के अंदर कितना गुस्सा है, इनको घुसने नहीं देते। और यहाँ राजेश गुप्ता का भी यही हाल है, एरिया में नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ लोग पानी की बोतलें लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी करें तो क्या करें। और अब ड्रामाबाजी करने के लिए पानी की लाइनें बिछा रहे हैं जी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, ग्रेप 4 लागू हो गया है, सड़कों पे आना जाना मुश्किल है। आपको ई ब्लॉक की मेरी जेब में फोटो पड़ी हुई है, वहाँ पे जो पूरी सड़क को तोड़ दिया। बेचारा जो ई रिक्शा खड़ा करता था, 2 व्हीलर खड़ी करता था, साइकिल खड़ी करता, वो जा ही नहीं सकता अंदर। वो कोई 70 साल वाला 80 साल वाला आदमी जाके बता दे मैं मान जाऊँगा, बेचारा गिर जाएगा नीचे। कोई मतलब नहीं है, इनको अंधाधुंध कर रहे हैं। अब आखिरी समय रह गया है भाई, जो बजट है इसको जल्दी से जल्दी खर्च करना है और कमीशन खानी है। इस प्रकार की सोच के साथ जो आदमी काम करता है तो भगवान उसे जीवन में कभी माफ नहीं करता। वो गरीब लोगों की बद्दुआएं जिस प्रकार से इनको मिल रही हैं तो इनका अंत आ चुका है। कांग्रेस जो है वो अलायंस करने जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये कॉन्फिडेंस था कि हम अकेले ही जीत दर्ज कर सकते हैं, हमें क्या जरूरत है अलायंस करने की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनके ऊपर कोई बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं तुम्हें जो है हम 20 सीटें देंगे, वो कहते हैं हम तुम्हें 12 देंगे, फैसला नहीं हो पाया। वो कांग्रेस के जिस तरह से उन्हें हिट किया है, आज कांग्रेस भी बार बार ढीठ है, वो फिर उससे हाथ मिलाती है। अरे तुम्हारे ही वोट को उसने लिया है, तुम्हारे को ही कमज़ोर किया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन बीजेपी का मुकाबला हमने करना है। तुमने दोनों ने मिलकर इकट्ठा देख लिया ना, क्या बीजेपी का तुमने मुकाबला किया। 7 की 7 सीटें हैट्रिक मारी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी को आज इस प्रकार से उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, वो आने वाले समय के अंदर। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, इन दिनों के अंदर कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। पूरी सरकार वहाँ पे लग गई है और आप देखना बड़ी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। मैंने कल भी फ़ोन पे बात की, मुझे बताया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा क्या किया गया है? या तो कॉमनवेल्थ गेम थी, तब भी भारत सरकार ने जो किया सो किया, केजरीवाल ने नहीं किया। मोदी जी की जय जयकार नहीं होनी चाहिए, बाकी दिल्ली वाले जितने मर्जी चलाते रहे। आज जाम की क्या हालत हो गई है, पार्किंग की क्या है, इसकी कभी चिंता की? कभी एक बयान दिया इस आदमी ने? अब जब परसों मैं इंटरव्यू देख रहा था, कहता है 3 काम मैं नहीं कर पाया, मैं सड़कें सुंदर नहीं बना पाया, मैं पानी की सप्लाई नहीं दे पाया और जमुना साफ नहीं कर पाया। 3 कितने बड़े इशू हैं और बड़े हल्के तरीके से तुमने कह दिया। फिर मुझे अगली बार मौका दो, मैं अगली बार कर दूंगा। 12 साल तुम्हें मौका मिल चुका है और अगली बार तो क्या गारंटी है तुम्हारी? कट्टर ईमानदार, सारी तरफ भ्रष्टाचार तुमने कर दिया। सारे लोगों को तनख्वाह लेने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, ऐसा हालत कर दिया इन्होंने, केवल अपनी जेबें भरी है। और ये जो है सारे के सारे मोदी जी की जो सरकार आई है, सारे मिनिस्टर हैं, बताओ कहीं पे घोटाला हुआ? और कांग्रेस के साथ ही घोटाले पे घोटाला, और ये आदमी के सारे मिनिस्टर छोड़ गए हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने बात की है कि एक कॉन्फिडेंस है सरकार में। पहली लिस्ट इनकी आई है, उसके अंदर 17 इन्होंने MLA बदल दिए, 20 में से 17 बदल दिए। वो नलायक थे, 18 थे, नलायक थे या भ्रष्ट थे, इसका जवाब दे। साक्षी बिरला को सीट बदलनी पड़ गई, मनीष सिसोदिया को सीट बदलनी पड़ गई। और जब लोगों में लगा कि हाँ ये गए, उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा से उनको दे दिया। और मैं कहता हूँ अच्छा किया। इनकी जो एंटी कैपेसिटी है उसको अब लोग तैयार बैठे थे कि इस व्यक्ति को हमने छोड़ना नहीं है। हर यदि को अपना अपना शिकार मिल गया, वो शिकार इनको जो है चुनाव के अंदर बटन दबा के कमल का इनको साफ करेगा। नंबर्स की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम कितना नंबर्स को देख रहे हैं अगर जीत हासिल करती है बीजेपी? देखिए अभी ये सवाल जो है बहुत जल्दी है, लेकिन इसका सफाया होगा आम आदमी पार्टी का और बीजेपी सरकार बनाएगी। और लोग बिल्कुल डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, वो सरकार अब इस बार बनेगी। क्योंकि यूपी के अंदर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, अब महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए किस तरह से विकास हुआ है। और उसका विकास तभी होगा जब दिल्ली के अंदर भाजपा
और ऊपर केंद्र में मोदी सरकार होगी तो फिर विकास होगा, बजट मिलेगा और काम ठीक ठाक हो पाएगा। और आज इसकी कमी एक और मैं बताऊं, अब मैं भी अपने जीवन के अंदर जो समय निकाला है, मैं हर से झगड़ा करता रहूँगा तो मेरे को लोग क्या मानेंगे, इसके मुँह ही मत लगो, ये आदमी गलत है, यही करता है ना आदमी, एक सही आदमी होता है। इस आदमी ने, केजरीवाल ने पीएम को कोसा, एलजी को कोसा, पुलिस कमिश्नर को कोसा, किसको इस शख्स ने छोड़ा, और चीफ सेक्रेटरी को तो थप्पड़ भी मरवा दिया। अब इस प्रकार के जब मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जब विधानसभा के अंदर बोलता है, इसकी भाषा को अगर आप देख लो तो आप कहोगे यार मैं किसके मत्थे लग गया हूँ। और जो हमारे एमएलए कुछ बोलने लगते हैं उनको उठा के बाहर फेंकवा देते हैं, उनको बोलने ही नहीं देते। विषय किस पे चर्चा होती है, विषय किशोर ले जाते हैं, जब मर्जी चाहो सेशन को लंबा कर दो, जब मर्जी चाहे सेशन को छोटा कर दो। इस तरह की चालें चलना, एक रन अपनी चाल समझ के चले, ये जनता नहीं समझती, सब समझते हैं, वक्त आने पे बख्शते नहीं है। रिक्वायर्ड नंबर्स आपको लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया, लेकिन अगर इनको नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं ला पाती आम आदमी पार्टी तो ये अलायंस कर सकती है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो जाए, इस बार जनता ने वही वाला हिसाब करना जो महाराष्ट्र के अंदर किया है। बीजेपी को फुल फ्लैश मेजोरिटी दो, जैसे इनको 62 और 68 दी थी, वैसे ही बीजेपी के लिए भी यही फैसला आने वाला है। आप मेरी बात आप नोट कर लो, फुल फ्लैश पे आएंगे, हमें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये जो है अपनी जान बचाने इनको मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने पाप किया है। पापी आदमी कभी सब लंबे समय तक नहीं चल सकता। एक लोगों के मन में ये भी संशय है कि अगर बीजेपी जीत के आती है तो सीएम का चेहरा पहले अनाउंस नहीं करने जा रही, तो ऐसे में को आप क्या संभावित चेहरा किसको देख रहे हैं कि भाई ये संभावित चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, ऐसा है, पार्टी की एक रणनीति होती है कि किस समय हमने क्या करना है क्या नहीं करना, और इसके अंदर हमारे पे बहुत सारे लोग हैं। और मैं आपको ये बताऊं, जब आदमी नया आता है, आप मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर देख लीजिए, क्या वो सरकारें नहीं चला रहे? तो इसलिए पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, वो किस और उस फेस को सामने लाना है, कब लाना है, ये उनका सोच है। अभी तो हमें पता है मोदी जी है और मोदी जी के काम से लोग खुश हैं। दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार को ही लेके आएंगे। मेरा आखिरी सवाल कि अगर हम बीजेपी की जीत को लेकर इस विधानसभा में उम्मीदवार चाहे कोई भी हो बहुत आश्वस्त हैं, तो 5 सकारात्मक और 5 नकारात्मक पॉइंट्स आप बीजेपी के पक्ष में सकारात्मक और नकारात्मक क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी दुख सुख की साथी है, और जब जब बीजेपी ने सरकार चलाई है, लोगों को सेटिस्फेक्शन हुई है, और हम समस्याओं को समझते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। लेकिन ये लोग कोई मतलब नहीं है, चुनाव जब आना है उसके बाद इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारी 62 थी, 67 थी, अब भी हम घर बैठे जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, काठ की हांडी रोज नहीं पकती, वो कभी कभी पकती है, और ये उनके साथ वो हाल होने वाला है। और इन्होंने जो क्षेत्र के साथ धोखा दिया है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी को पेंशन नहीं मिली, पानी गंदा आ रहा है, पानी आ नहीं रहा, हॉस्पिटल के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कल भी दीपचंद बंधु हॉस्पिटल के अंदर झगड़ा हुआ है, वहाँ भी इसकी भी जांच कीजिए, पता चलेगा कि इनके ही लोग लेन देन के चक्कर में इन्होंने ऐसा काम किया है। और इसी तरह से जो है बिजली के बिल अनाप शराब आ रहे हैं। और मुझे तो कल एक जगह पे एक बात और कही गई, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 5-5 लाख 6-6 लाख बिल लेके मेरे पास आए हुए थे, तो एक ने वहाँ पे बैठे हुए कह दिया कि ये तुम्हें और भी लोगों को बिल आएंगे, फिर बाद में कहेगा कि मैं बिल माफ़ कर दूंगा, तो मेरे को एक बार फिर मौका दे दो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पानी के बिल के अंदर इसने कहा है कि आप पानी के बिल मत भरो। कभी कोई मुख्यमंत्री कहता है अगले मतलब जो भर रहे थे वो बेवकूफ़ हैं जिन्हें भर दिया, अब जो नहीं भरेंगे उनको मैं माफ़ कर दूंगा। तो अभी कर देना, माफ़ करना है तो, बहुत बड़ा दानवीर आदमी है, तो अभी दान के लिए पुण्य कमाए, तो बाद में क्यों करोगे? तो मेरा ये कहना है कि ये लोग जो है लोगों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। भोले भाले लोग एक बार तो कहीं ना कहीं धोखे में आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला। सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन की यही निशानी है कि वो बड़ी सादगोई से, बड़े मैच्योरिटी के साथ जवाब देते हैं। ऐसा ही डॉक्टर महेंद्र नागपाल ने किया। अब देखना यह है कि अगर वो उम्मीदवार के रूप में वजीरपुर विधानसभा में ताल ठोकते हैं तो उनको उनके अनुभव और उनके कामों का भी फायदा मिलेगा या नहीं। दिस इज अमित मल्होत्रा साइनिंग ऑफ। कौन बनेगा एमएलए के अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।